फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके रीट एग्ज़ाम के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 27 फरवरी को, उसके लिए हम लोग यहाँ पर ईवीएस पेपर 1 के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सौर्य परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है आपको बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए, अगर हम सौर्य परिवार की बात करें, सौर्य परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति। ध्यान रखिएगा, सौर्य परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। और इसे ही हम लोग जो है पीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पीले ग्रह के नाम से हम किसे जानते हैं, तो बृहस्पति को। ठीक है, अगर हम बात करें शनि ग्रह की, तो इसे हम लोग काले ग्रह के नाम से जानते हैं और इसे जो है छल्ले वाले ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे कि शनि के आसपास जो है ये जो है छल्ले के आकार नुमा बना हुआ है, तो इसे हम लोग छल्ले वाले ग्रह या फिर काले ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नेपच्यून यानी कि वरुण की बात करें, तो इसे हम लोग जो है हरे ग्रह के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हरे ग्रह के नाम से हम किस ग्रह को जानते हैं, तो वरुण को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है मीथेन गैस पाई जाती है, तो इसलिए हम लोग इसे हरे ग्रह के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम यूरेनस यानी कि अरुण की बात करें, तो इसे हम लोग जो है लेटा हुआ ग्रह के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है कि लेटा हुआ ग्रह के नाम से हम किसे जानते हैं, तो यूरेनस यानी कि अरुण को। ठीक है, शुक्र के बारे में आप सभी को पता ही होगा, इसे जो है पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, ठीक है, इन सभी नामों से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछ रखा था कि सौर्य परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। ठीक है, शनि के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, काला ग्रह या फिर छल्ले वाला ग्रह। अरुण जो है आपका लेटा हुआ ग्रह, और वरुण क्या होता है, हरे ग्रह के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मीथेन गैस पाई जाती है। आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स, बेरी। तो अगर हम विटामिन की बात करें कि विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं, क्षीणता, दृष्टिहीनता, इसे हम लोग रतौंधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कमजोर दृष्टि, अंधेरे, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम विटामिन B1 की बात करें, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी होता है। ठीक है, इसके लक्षण क्या होते हैं, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। तो कभी कभी यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से जो है दुर्बल पेशियां और काम करने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है, तो कौन सा विटामिन होता है आपका B1। ठीक है, अगर विटामिन C की बात करें, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। तो ये पॉइंट उठा करके भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिससे जो है मसूड़ों से खून आने लगते, जिसकी कमी से, या फिर जो है घाव जल्दी नहीं भरते, तो आपका कौन सा विटामिन होता है, विटामिन C। ठीक है, अगर विटामिन D की बात करें, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। ठीक है, कैल्शियम की कमी से आपका अस्थियां या फिर दंत क्षय होता है। ठीक है, इसके लक्षण होते हैं कमजोर अस्थियां, दंत क्षय। ठीक है, आयोडीन की कमी से आपका घेगा यानी कि ग्वाइटर नामक रोग होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, जो गर्दन की ग्रंथि होती है वो क्या होती है, फूल जाती है। ठीक है, अगर छोटे बच्चों में बात करें, तो उसमें जो है मानसिक विकलांगता देखने को मिलती है। ठीक है, लौह की कमी से कौन सा यहाँ पर रोग होता है, अरक्तता यानी कि कमजोरी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा देखिए, क्वेश्चन बन सकता है कि विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या होता है। ध्यान रखिएगा कि विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि रेटिनॉल जो है किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन ए का, है ना। अगर विटामिन B1 की बात करें, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आपके जो है सभी विटामिन को आपके रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर विटामिन C की बात करें, तो इसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिससे कि हम लोग एसिड के रूप में लेते हैं, तो वो आपका होता है विटामिन C, जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जानते हैं। ठीक है, विटामिन D की अगर हम बात करें, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सिकोफेरॉल। ठीक है, ये सारे जो है आपके विटामिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछ रखा था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा होता है, रतौंधी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी स्कर्वी की बात करें, तो ये आपका विटामिन C की कमी से होता है, रिकेट्स आपका विटामिन D की कमी से होता है, और जो बेरी होता है ये आपका विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। ठीक है, तो अगर देखिए हम प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बात करें, तो वो कौन थे, आपके राकेश शर्मा थे, जो कि पंजाब के पटियाला के रहने वाले थे। और ये जो है
विश्व के 138वें अंतरिक्ष मतलब अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि भारत के ये प्रथम थे, बट विश्व के 138वें अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, अगर हम कल्पना चावला की यहाँ पर बात करें तो कल्पना चावला जो है प्रथम भारतीय महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, तो अगर आपसे महिला पूछे कि प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए जो कि अंतरिक्ष में गई थी, तो वो थी आपकी कल्पना चावला। ठीक है, और जो सुनीता विलियम्स है ये द्वितीय महिला थी। ठीक है, कल्पना चावला के बाद में सुनीता विलियम्स गई थी जो कि नासा की तरफ अमेरिका की एजेंसी उनके द्वारा यहाँ से भेजा गया था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो आप यहाँ पर पेज में भी देख सकते हैं जो राकेश शर्मा थे ये क्या थे, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, रानी खेत रोग किससे संबंधित है। देखिए जो रानी खेत रोग है ये आपका मुर्गियों से संबंधित होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता है क्या है, जो मुर्गियां होती है वो आहार लेना कम कर देती है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये आपका जीवाणु जनित रोग होता है या फिर विषाणु जनित रोग होता है, यानी कि वायरस से होता है या फिर बैक्टीरिया से होता है। तो देखिए यहाँ पर जो रानी खेत रोग है ये आपका जो है विषाणु से होता है, यानी कि वायरस से होता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है आपके एग्जाम में। और देखिए ये रोग आपका शुरू कहाँ से हुआ था, तो ये आपका उत्तराखंड के रानी खेत में देखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ये किससे संबंधित होता है, मुर्गियों से। इसमें जो मुर्गियां होती हैं उनको दस्त वगैरह शुरू हो जाता है, आहार लेना वो कम कर देती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर शुअर की बात करें तो देखिए इससे जो है H1 और N1, ठीक है, यानी कि स्वाइन फ्लू नाम का जो है बीमारी होती है जो कि सुअर से होती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि H1 N1, ठीक है, ये किसके द्वारा जनित बीमारी है, तो आपका सुअर से होता है ये। तो यहाँ पर पूछा था रानी खेत के बारे में, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। ठीक है, अब देखिए जो स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर जब महात्मा गांधी का जन्म था। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी का सपना भी था कि स्वच्छ भारत सुंदर भारत, तो उसी दिन जो है ये मिशन आपका शुरू किया गया था। तो 2 अक्टूबर देखिए सब में दे रखा है, बट सन कौन सा था, तो 2 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है। देखिए जो घर बर्फ से बनाया जाता है, ठीक है, आप यहाँ पर इमेज में भी देख पा रहे होंगे, जो ये घर आपका जो है एस्किमो के लोगों द्वारा बनाया जाता है, जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे में जो ये बर्फ के घर होते हैं इसके अंदर जो है गर्मी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऐसे घर बनाए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये उत्तरी अमेरिका के साइड में ऐसे घर बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो अलास्का आपका हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि इग्लू क्या होता है, बर्फ का बना हुआ घर होता है। तो यहाँ पर पूछ ही रखा था कि बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है, तो क्या कहलाता है, इग्लू कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रैन बसेरा की अगर हम बात करें तो रैन बसेरा यानी कि जो रात्रि में टिकने का स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, रैन बसेरा कहते हैं। ठीक है, हरित गृह ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये क्या होती है, गैसेज होती हैं। इसके अलावा अगर बसेरा की बात करें तो बसेरा वो होता है जहाँ पर जीव रहते हैं। ठीक है, तो बसेरा अगर आपसे पूछे तो जहाँ पर जीवों के रहने का स्थान होता है। रैन बसेरा पूछे तो जो रात्रि में जो जीव जहाँ पर रहते हैं उसका नाम होता है रैन बसेरा। ठीक है, तो यहाँ पर इग्लू के बारे में पूछ रखा था, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। ठीक है, और ये जो है आपके ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है कहाँ के रहने वाले थे, तो ऑस्ट्रिया के। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, और ये जो है जर्मनी भाषा परिवार के थे। और इन्हें ये देखिए एक चीज़, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आनुवंशिकी का जनक ही जो है ग्रेगोर मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने जो है मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे। अगर हम यहाँ पर बात करें ड्रोसोफिला, तो देखिए ये एक प्रकार की मक्खी होती है जो कि सड़े गले जो फल होते हैं उन पर ये पाई जाती हैं, तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा इष्ट की बात करें तो ये आप लोगों ने अपने घरों में भी ब्रेड या फिर केक बनाने में यूज किया होगा। ठीक है, तो ये आपका एक होता है जो कि ब्रेड या फिर केक वगैरह बनाने में या फिर इडली वगैरह भी बनता है, तो उसमें भी आपका जो है ईस्ट यानी कि कुछ टाइम के लिए जब उसको छोड़ देते हैं तो आपका वहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर ग्रेगोर जॉन मेंडल के बारे में पूछ रखा था, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है खेजड़ी, नीम, पीपल, अमलतास। तो देखिए आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो कौन सा है, खेजड़ी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसकी जो जड़ें होती है ना बहुत गहरी होती है, क्योंकि राजस्थान में आप सभी को पता है कि पानी की कमी होती है, तो इसलिए जो है
इनको जो है पानी को अवशोषित करने के लिए बहुत ही अंदर तक जाना पड़ता है, मतलब ज़मीन के। तो यहाँ पर आपका है खेजड़ी वृक्ष, जिसको कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें पंजाब वगैरह के साइड में या फिर कहीं और पर इसको जो है समी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये वृक्ष देखा ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, भोशिया जी। तो देखिए जो ऊँटों के देवता के नाम से जाना जाता है वो किसको जाना जाता है? पाबू जी को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए राजस्थान यानी कि रीट का एग्जाम है, तो राजस्थान से कुछ क्वेश्चन बनने आपके एग्जाम में बिल्कुल कंपलसरी है कि वहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, यानी कि लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको राजस्थान से देखने को मिल जाएगी, या फिर 3 से 4 तो बिल्कुल फिक्स नहीं है कि आपको वहाँ से क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जितने भी आपके राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पक्के आने हैं, तो ये मैं अलग से वीडियो में करा दूंगी जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग से कंप्लीट आपकी वीडियो होगी जो कि आपके ईवीएस में पूछे गए क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए साइंस की या फिर एसएसटी की जो क्लासेस है वो आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। तो चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको इन क्लासेस की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर जो है आपको सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अफीम किससे प्राप्त होता है? तो जो अफीम होता है किससे प्राप्त होता है? पेपावर शिम्निफेरम। ठीक है, यानी कि पेपावर शिम्निफेरम से जो आपका अफीम होता है वो आपका प्राप्त होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंकोना पेड़ की बात करें तो इससे जो है मलेरिया का उपचार किया था। जिन लोगों को मलेरिया हो जाती थी पहले के समय में, उनको सिंकोना पेड़ की जो छाल होती थी उसके थ्रू उनका उपचार किया था। अब तो बहुत सारी मेडिसिन आ गई है जिसमें कहीं ना कहीं सिंकोना का आपका कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ऐड की जाती हैं। तो ये मलेरिया के उपचार के लिए बहुत ही मतलब अच्छा पेड़ था। सिंकोना पेड़ की जो छाल हुआ करती थी, पहले के जो लोग आयुर्वेदिक दवाएं करते थे तो वो जो है मलेरिया के उपचार में इसी पेड़ की जो छाल होती थी उसका यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अफीम से रिलेटेड बताना था, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी को पता ही होगा कि जो जल दिवस है ये प्रत्येक वर्ष जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि जो 2 फरवरी इस दिन जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्द्र भूमि दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को, है ना। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कौन सा एंजाइम जो है लार में उपस्थित होता है? टाइलिन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम पेप्सिन की बात करें तो ये आपका पेट में उपस्थित होता है। ट्रिप्सिन की बात करें तो ये आपका पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में उपस्थित होता है। लैक्टेज आप लोगों ने दूध में देखा होगा, जो लैक्टोज नाम की बैक्टीरिया होती है जो कि दूध को दही में कन्वर्ट करती है। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ये आपका दूध या फिर दही पाया जाता है। तो यहाँ पर लार में पूछ रखा था कि कौन सा एंजाइम पाया था, तो यहाँ पर होता है टाइलिन। ठीक है, देखिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, विश्व में कांगचुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? ठीक है, यहाँ पर देखिए भारत में नहीं पूछ रखा है, यहाँ पर पूछ रखा है विश्व में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो विश्व में कांगचुंग की तरफ से चढ़ने वाली प्रथम जो है महिला थी वो कौन थी? संतोष यादव। ठीक है, ये जो है 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और ये विश्व की प्रथम महिला बनी जिन्होंने की माउंट एवरेस्ट पर कांगचुंग की तरफ से चढ़ाई की। ठीक है, इसके अलावा अगर बछेंद्री पाल की बात करें तो ये भारत की प्रथम महिला थी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कभी आपसे पूछ लेगा कि भारत की प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, तो वो थी आपकी बछेंद्री पाल। और ये क्वेश्चन बन जाता है कि माउंट एवरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सागर माथा। ठीक है, जो कि आपका नेपाल में स्थित है, तो सागर माथा के नाम से भी क्वेश्चन बन जाता है कि सागर माथा पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो आपकी हो जाएंगी बछेंद्री पाल। ठीक है, कि ये क्वेश्चन और बन सकता है कि जो संतोष यादव ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये जो है हरियाणा जिले के रेवड़ी से रहने वाली थी। ठीक है, मतलब हरियाणा के रेवड़ी जिले से रहने वाली थी। और इन्होंने कब कब चढ़ाई की थी? तो एक बार इन्होंने 1992 में चढ़ाई की थी, पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। उसके बाद में इन्होंने 1993 में वापस से चढ़ाई की थी। तो 2 बार ये जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी और विश्व की प्रथम महिला बनी थी। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन दे रखा है आपका, इंग्लिश में थोड़ा सा कट गया है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है आपको 21 मई, 23 मई, 22 मई, 24 मई। तो ध्यान रखिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ये आपका प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है और 1993 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जैव विविधता दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1993 से, और ये आपका 22 मई को मनाया जाता है।
कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है, वन्योन्मूलन का दुष्परिणाम है। तो देखिए अगर हम वनों की लगातार कटाई करते रहेंगे तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा कि वर्षा जो है कम होगी। जैसे कि अभी आप लोगों ने इस बार गर्मी का टेम्परेचर देखा होगा, वो कितना ज़्यादा हाई था, ठीक है। कभी जो है मतलब जो बारिश हो रही है वो टाइम से नहीं हो रही है, ठीक है। अक्टूबर वगैरह में भी बारिश हो जा रही है यहाँ पर। तो जो ये सारे दुष्परिणाम है किस वजह से देखने को मिल रहे हैं, जो वनों की लगातार कटाई की जा रही है, ठीक है। तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं अभी हम लोग भी भुगत रहे हैं, ठीक है। और आने वाले कल में और भी हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जो है और भी ज़्यादा हो, क्योंकि अभी जो है धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने जो है यहाँ पर इस पर नियंत्रण नहीं किया, यानी कि वनों की लगातार कटाई करते चले गए, तो यहाँ पर कुछ न कुछ दुष्परिणाम हमें भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर यही पूछ रखा है कि वनोन्मूलन का, यानी कि अगर हम लगातार डिफॉरेस्टेशन करते हैं, वनों की कटाई करते हैं, तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर मृदा जो है अपरदन में वृद्धि होगी, यानी जो सॉइल होगी वो क्या होगी, बंजर हो जाएगी एक तरीके से। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मृदा अपरदन में कमी नहीं आएगी, ठीक है। इससे क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो मृदा है वो आपकी बंजर हो जाएगी, वहाँ पर आप फसल उगा ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, कमी आएगी, ठीक है। वर्षा में वृद्धि, वर्षा में भी क्या होती है, कमी आती है, वर्षा कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो कौन सा जिला है आपका, नागौर है, ठीक है। ये लगभग जो है 7 जिलों के साथ में अपनी सीमा को साझा जो है करता है, 7 जिलों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो देखिए राजस्थान से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 3 क्वेश्चन तो आपको अभी यहीं पर, ठीक है, जो क्वेश्चन पर मैं आप लोगों को करा रही हूँ इसी में देखने को मिल गया। ये आपका क्वेश्चन पर मुझे लग रहा है 2019 का है, ठीक है, शायद। अभी मुझे मतलब उतना आइडिया है नहीं, बट ये क्वेश्चन पर मैंने देख रखा था, ये जो है मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बाकी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो जो है रीट एग्जाम के जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन है उनको उठा करके देख सकते हो। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर सबसे पहले कवर करा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम आप सभी को पता है कि टाइम कम है आपके पास में, 27 फरवरी को ही आपका एग्जाम है यहाँ पर। तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस करूँ, ताकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत हेर फेर के साथ में ये क्वेश्चन जो हो सकता है कि ऑप्शन से रिलेट करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। तो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। जो आपके एनसीईआरटी के पेज होते हैं उनको मैं यहाँ पर ला करके डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो आप उन क्वेश्चनों को गलत ना करें, ठीक है। आगे अगर हम भीलवाड़ा की बात करें तो ये आपका जो है वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जिसे हम लोग वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं, तो आपका है भीलवाड़ा, ठीक है। जो लोग राजस्थान से रहने वाले होंगे उनको ये सारी चीज़ें पता ही होगी, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम देखिए उसके लिए होती है जो कि जो राजस्थान के बाहर के लोग हैं, ठीक है, वो लोग भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते हैं, तो इसलिए उनको जो है वहाँ के बारे में उतना आइडिया होता नहीं है। तो वो लोग अपना जो है यहाँ से जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको थोड़ा बहुत गलत करके चले जाते हैं। बट जो राजस्थान में रहने वाले हैं वो जो जहाँ पर जिस जगह पे रहते हैं उसके बारे में तो उनको नॉलेज होगी ही, ठीक है। फिर भी जिन लोगों को नहीं है तो आप लोग जो है सारी चीज़ें जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि आप वहीं पर रह रहे हैं। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके बेसिक, ठीक है, जहाँ पर जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, मतलब रीट का एग्जाम है, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो आपका यूपी में टेट होता है, ठीक है, या फिर एस्टेट जो होता है, तो वहीं से क्वेश्चन उठा करके बन जाता है, ठीक है। ताकि आप मतलब जो जिस स्टेट में आप रह रहे हैं वहाँ के बारे में आपको कुछ बेसिक नॉलेज है या फिर नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही जो आपकी क्लासेस है वो डेली आपकी होती रहे। बाकी देखिए अगर आपको और भी क्लासेस चाहिए सीडीपी वगैरह की, तो वो मेरे चैनल पर चलाई जा रही हैं। सीडीपी की क्लासेस आप जाकर के देख सकते हैं, आप सभी का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है उस पर। तो आप जो है सीडीपी की क्लासेस को जो भी जरूर देखिएगा। मैं कोशिश करूँ कि आप लोग जो है एक प्लेलिस्ट यहाँ पर बना दी जाए, इसमें कि आपको ईवीएस, सीडीपी और जो है साइंस एसएसटी की जो क्लासेस है वो डेली यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम भी कम है। और लास्ट टाइम में मैं आप लोगों को मैराथन वगैरह करा करके सारी चीज़ें कवर कर दूँगी, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में बने वो सारे के सारे आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, अगर आप डेली कंटिन्यू क्लासेस को देखते हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।